Hello everyone, welcome to Panesia. Today we are going to discuss about the most important terms that are used in parliamentary language. यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ शब्द आप आजकल के न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, करंट अफेयर्स में देखेंगे। उनको समझने के लिए मैं आपको एक ही वीडियो में सारे सोल्यूशन देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो टर्म्स आसानी से समझ आ जाएंगी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उससे रिलेटेड काफ़ी खबरें, न्यूज़ आने वाली हैं आने वाले समय में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक बार याद दिला दूं कि आप हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इससे आपके पास सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम हमारे साथ जुड़ते चले जाइए और हम आपको नॉलेज और प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जनरली आप न्यूज़पेपर में कहीं इधर उधर वर्ड्स लिखे होंगे और उनको इन दिनों कवर किया जाता है काफी हद तक, और इनके सबके मैं आपको मीनिंग आज एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज मैनर में। कोरम, सबसे पहला वर्ड कोरम। कोरम का मतलब होता है एक सिटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्संस बैठे होने चाहिए हाउस के अंदर। आपको पता है पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। इसको अपर हाउस भी कहते हैं और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। इन दोनों हाउसेज में अगर आपने एक सिटिंग करनी है जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसके लिए मिनिमम 10% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 550, तो उसका 10% यानी कम से कम 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 250, तो उसका 10% यानी कि 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर कोरम पूरा नहीं हुआ ऐसा बोल दिया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, और जब कोरम पूरा नहीं होता तो कोई सिटिंग नहीं होती और कोई प्रोसीडिंग नहीं होती है हाउस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेली की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। और जो हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स शुरू होती है यानी दिन की शुरुआत होती है, उसका पहला घंटा जो होता है, पहला आर जो होता है, वो क्वेश्चन आर के तौर पे रखा जाता है। इस क्वेश्चन आर में जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जनरली मिनिस्टर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल देश में चल रही किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। और ये जो सवाल होते हैं ये प्रायर सबमिट करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ दिनों पहले आपको सबमिट करने पड़ते हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और फिर इनको लिस्ट किया जाता है कि हाँ जी आज ये वाले सवाल होंगे और इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सवाल या क्वेश्चन के भी 3 टाइप होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्टार्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के सामने स्टार लगा होता है जब इनकी लिस्ट बनती है। ये स्टार्ड क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो आंसर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में ओरली दिए जाने होते हैं। जनरली जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये क्वेश्चन कुछ समय पहले मिल जाते हैं, जिसके लिए वो आंसर प्रिपेयर करके आते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उसका जवाब देते हैं। क्योंकि इसका आंसर ओरली दिया जाना होता है तो इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने किसी मिनिस्टर से पूछा कि चाइना में गलवान वैली के दौरान इंडिया ने कितने सोल्जर्स की जान खोई, मान लीजिए ऐसा सवाल पूछा। अब अगर वो जवाब दे रहा है इसके बारे में और मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और मैं उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो मैं उससे सप्लीमेंट्री भी पूछ सकता हूं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये होता है स्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका रिटन आंसर दिया जाता है। तो ये रिटन फॉर्म में आंसर आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे मिल जाएगा और आपको इसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि रिटन फॉर्म मतलब मैं ऑलरेडी डिटेल में उसका आंसर दे रहा हूं। तीसरा टाइप का होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है इन दोनों के अलावा अगर आपने कोई बहुत अर्जेंट मैटर पे क्वेश्चन पूछना है और आप ज्यादा वक्त भी नहीं देना चाहते हो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं पहले से परमिशन लूं लोकसभा सेक्रेटेरिएट की, तो आप शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और अर्जेंट सवालों को लेकर, मान लीजिए हमें कोविड पेंडेमिक के बारे में कोई सवाल पूछना है या जिस मैटर की डेडलाइन आ रही है उसके बारे में सवाल पूछना है, तो हम अर्जेंट के लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भेजेंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ओरली दिया जाएगा और उसको 10 दिन से कम के नोटिस पे भी आप दे सकते हो। अदरवाइज 14 डेज नोटिस आपको उन पहले 2 में देना होता है। इसमें 10 दिन से कम नोटिस में भी आप उनसे सवाल का जवाब पूछ सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन आर है ये इंडिया के दोनों लोकसभा और राज्यसभा की रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी मेंशन्ड है कि हाँ पहला जो आर होगा, फर्स्ट आर विल बी क्वेश्चन आर। नेक्स्ट आता है जीरो आर। जीरो आर क्या होता है?
क्वेश्चन आर के बाद वाला जो टाइम होता है उसको 0 आर कहते हैं एंड बेसिकली ये 12 बजे शुरू होता है। तो जनरली जो हमारी टाइमलाइन होती है पार्लियामेंट में वो कुछ इस तरीके से चलती है कि आपका 11 बजे सेशन या सिटिंग शुरू होती है, 11 बजे से 12 बजे तक आपका क्वेश्चन आर होता है, 12 बजे से 1 बजे तक आपका 0 आर होता है और फिर 1 बजे लंच होता है और लंच के बाद आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है जिसको लेजिस्लेटिव बिजनेस कहते हैं, यानी कि कानून बनाने का जो काम होता है। आपको पता है ना पार्लियामेंट का काम बेसिकली ये है कि वो कानून बनाती है, लॉज बनाती है। ये लेजिस्लेटिव बिजनेस जनरली 2 बजे के बाद से शुरू होता है दोनों हाउसेस के अंदर। तो ये 0 आर कब आएगा? ये 0 आर रहेगा 12 से 1। तो 0 इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि 12 बेसिकली होता है कि आप 0 से शुरू कर रहे हो। 0 आर जो है वो कॉमन टॉपिक्स के ऊपर, नॉर्मल बातों के ऊपर, नॉर्मल जो टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल मीडिया के अंदर या देश की जनता के बीच में, उनके ऊपर एक इनफॉर्मल टाइप का डिस्कशन करने के लिए रखा होता है। तो इसमें सवाल नहीं पूछे जाते, इसमें बस हाँ कोई एमपी अगर अपनी बात रखना चाहता है, कोई इशू रखना चाहता है जनता के सामने और पार्लियामेंट के अंदर तो वो रख सकता है। एंड नोटिस इसका सुबह सुबह दे दिया जाता है कि आज ये टॉपिक पे मैं ये बात करने वाला हूं। इसका भी आपको स्पीकर से अप्रूवल या चेयरमैन से अप्रूवल मिल जाता है सुबह ही। और ये इंडिया में इनोवेट हुआ है ताकि हर एक पार्टी के मेंबर को, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो चाहे वो माइनॉरिटी पार्टी का मेंबर हो, उसको बोलने का मौका मिले, कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिले। 1962 में शुरू हुआ था और ये इनफॉर्मल है, इसलिए ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर नहीं मेंशन। तो लोकसभा के अलग रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, राज्यसभा के अलग है, दोनों में ये मेंशन नहीं है कि 0 आर होना चाहिए। बट हाँ इनफॉर्मल डिस्कशन ये लंच से पहले वाला जो 1 घंटा है उसमें करते हैं। नाउ अब आते हैं बिजनेस एंड पे, यानी कि जो एक्चुअल काम करना है पार्लियामेंट में उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। एक्चुअल काम करने के लिए सबसे बड़ा तरीका होता है आप पार्लियामेंट में मोशन पास करवाते हो। मोशन होता है पहला स्टेप अगर आपने कोई भी काम करना है पार्लियामेंट में। कहने का मतलब अगर आपने कोई बिल प्रस्तुत करना है, बिल पेश करना है पार्लियामेंट में, अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना है, अगर ऐसी प्रोसीडिंग्स आपने कंडक्ट करनी है तो आप बिना मोशन पास किए उसे कंडक्ट नहीं करवा सकते। मींस अगर मान लीजिए मैं पार्लियामेंट में अलाउ कर दूं कि जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसका काम या उसकी बात पहले सुनी जाएगी, अगर ऐसा होगा तो फिर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होगा। इतनी बड़ी रूल बुक होने के बाद भी पार्लियामेंट में इतनी डिस्ट्रप्शंस होती हैं, तो इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ एक तरीका देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करे। वो मोशन के थ्रू करते हैं दोनों राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। डेफिनेशन देखिए, एनी फॉर्मल प्रपोजल मेड टू द हाउस बाय अ मेंबर। तो कोई भी मेंबर हो, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग अ डिसीजन ऑफ द हाउस। मतलब किसी भी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना है अगर आपने, तो आप पहले हाउस के सामने, हाउस के टेबल पर एक मोशन प्रस्तुत करेंगे। एक डॉक्यूमेंट एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में होगा जो स्पीकर या चेयरमैन को आप देंगे कि हाँ जी मैं इस टॉपिक पे, इस सिलसिले में, इस इशू पे बात करने वाला हूं। और फिर जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो वो मोशन के ऊपर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है। तो पार्लियामेंट में काम करना है तो आपको सबसे पहले मोशन पास करवाना पड़ता है किसी भी चीज को लेके। So any matter of importance can be the subject matter of motion. Now ब्रॉडली देखा जाए तो 3 तरीके के मोशंस होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। सब्सटेंटिव मोशन का मतलब या सब्सटेंस का मतलब वो है कि जिस मोशन को आप लेके आते हो कोई पर्टिकुलर कारण से, पर्पस से। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लेके आनी है, इंपीचमेंट यानी कि रिमूवल प्रोसीडिंग्स लेनी आनी है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो आप ऐसे ही नहीं लेके आओगे। आपको कोई मोशन प्रस्तुत करना पड़ेगा और वो जो डॉक्यूमेंट होगा, वो जो आपकी रिक्वेस्ट होगी मोशन के फॉर्म में, वो स्पीकर या चेयरमैन अप्रूव करेगा, उसके बाद ही उस पर काम होगा। तो सब्सटेंस यानी कि जो टॉपिक रिलेटेड मोशन है। सब्स्टिट्यूट मोशन यानी कि आपने पहले कोई बात कही थी, पहले आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते थे, वोटिंग करवाना चाहते थे, लेकिन अब आप वो नहीं करना चाहते, उसकी जगह किसी और टॉपिक पे करना चाहते हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्सिडियरी मोशन का मतलब कि आपने पहले, मान लीजिए मैंने पहले इंपीचमेंट के लिए एक मोशन पास करवा दिया, हो गया, अब उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। अब अगर मैं कोई नया मोशन पास करना चाहता हूं, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ठीक है इंपीचमेंट हो रहा है,
इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, रिमूवल की प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें अगर मैं और एडिशनल कुछ डिमांड्स करता हूं कि हाँ जज नंबर 1 के अलावा जज नंबर 2 के खिलाफ भी इंपीचमेंट होना चाहिए, तो वो सब्सिडियरी मोशन होगा, यानी कि पहले जो मैंने सब्सटैंटिव मोशन पास किया था उसके एडिशनल, उसके अलावा मैं कुछ पास करना चाहता हूं, या अगर मैं पुराने वाले में कुछ अमेंडमेंट करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, उसको सब्सिडियरी मोशन कहते हैं। तो अगर आप इस रास्ते चलते हो तभी आपकी बात सुनी जाएगी पार्लियामेंट में, अदरवाइज आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। नाउ एक वर्ड यूज होता है रेजोल्यूशन, कि हाँ जी हमने देखा कि जब सेंटर ने 3 फार्म लॉज पास किए थे, 3 फार्म बिल्स पास किए थे, तो कई सारे स्टेट्स की जो असेंबलियां थी, विधानसभा थी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, और रेजोल्यूशन पास करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इन फार्म लॉज की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम इन फार्म लॉज के अगेंस्ट, ये पूरी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया होता है। रेजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सेंस, विल और एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। कहने का मतलब है कि रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो इसका मतलब लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स उस बात से एग्री करते हैं जिस बात के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर वो अपने स्टेट में सेकंड हाउस भी बनाना चाहते थे। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो चाहते थे कि दूसरा हाउस बने जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, यानी कि सारी की सारी सभा एग्री करती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सारे के सारे लोग एग्री कर जाते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करना चाहूं, एक स्कीमेटिक तरीके से डिफाइन करना चाहूं, तो मैं ऐसे कहूंगा, मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मोशन की एक टाइप होती है सब्सटैंटिव मोशन, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लोगों के सामने रखा जाता है। रेजोल्यूशन इज द सब कैटेगरी, यानी कि थर्ड लेवल पे आके आप कहते हो कि रेजोल्यूशन जो है वो एक तरह का सब्सटैंटिव मोशन ही होता है। लेकिन रेजोल्यूशन और मोशन में क्या फर्क होता है? रेजोल्यूशन में हमेशा वोटिंग होगी, ऑलवेज देयर विल बी वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन, वेयरएज मोशन जब पास होता है तो ये जरूरी नहीं कि उस टॉपिक पे वोटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जाती। तो मैंने मोशन अगर लेके आया पार्लियामेंट में, स्पीकर ने बोला हाँ जी ठीक, आप सही कह रहे हो, आगे बढ़े इस बात को आगे बढ़ाने का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि वोटिंग होगी। लेकिन रेजोल्यूशन का पास कराने का मतलब है, रेजोल्यूशन को लेके आने का मतलब है कि ऑलवेज देयर विल बी वोटिंग इन दैट कैटेगरी। ये आपने याद रखना है। तो ये डायग्राम आप हमेशा याद रखेंगे। नाउ लेट अस सी सम टाइप्स ऑफ मोशंस एंड दीज विल बी इन न्यूज, ये न्यूज में भी रहेंगे और आप चल भी रहे हैं कुछ समय से। प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन के समझने से पहले हमें प्रिविलेज समझना है कि क्या होता है। प्रिविलेज क्या होता है? कोई स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल राइट अगर आपके पास है। अब हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, यानी लोकसभा का मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स के पास। अब ये 2 लेवल पे होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज और एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज। इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी कि अगर आप एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या? कि पार्लियामेंट सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है और उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद आपके ऊपर कोई सिविल केस फाइल नहीं कर सकता। क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है मर्डर किडनैपिंग का, तो आप सिविल केस से बचे रहेंगे, ऐसा हमारा सिविल प्रोसीजर कोड कहता है। साथ ही साथ अब जब पार्लियामेंट में है उस वक्त आप जो स्टेटमेंट्स देते हैं, उस वक्त जो आप बयानबाजी करते हैं, उसके लिए आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं हो सकता, जुडिशरी में आपके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। तो ये क्या है? आपका प्रिविलेज है। ये लेजिस्लेचर में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए किया गया है। वैसे ही कलेक्टिव प्रिविलेज भी होते हैं पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट के पास कलेक्टिव यानी कि लोकसभा के पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, राज्यसभा के पास प्रिविलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीक्रेट सिटिंग्स अपनी कर सकते हो। हम देखते हैं राज्यसभा टीवी पे आता है, लोकसभा भी टीवी पे आता है, लेकिन कुछ अगर सेंसिटिव मैटर पे डिस्कशन करना है और चेयरमैन और स्पीकर कह दे कि ये सेंसिटिव है, तो आप सीक्रेट सिटिंग भी कर सकते हो और ये आपका प्रिविलेज है। मान लीजिए कोई आपकी सीक्रेट सिटिंग के अंदर कोई बातचीत को लीक कर दे बाहर,
और मीडिया में खबर छाप दे उसके बारे में, तो ये जो आपका प्रिविलेज होगा ना, ये प्रिविलेज ब्रीच हो जाएगा, इसको बोला जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया, मान लीजिए किसी ने आपकी सीक्रेट सिटिंग्स की न्यूज बाहर फैला दी और बता दिया कि ये डिस्कशन हुआ था, तो आप एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा और एज द चेयरमैन आप उसको सजा भी दे सकते हो उस बंदे को। ऐसा कई बार हुआ है कि कई जर्नलिस्ट को जेल हुई है, और क्यों जेल हुई है? क्योंकि उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया था। तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर है। अब ये प्रिविलेजेस क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया। प्रिविलेज मोशन क्या होता है अब ये समझाता हूं। नाउ इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फील्स दैट एनी मिनिस्टर, यानी कि मंत्री, और इवन एनी अदर पर्सन, तो ये सिर्फ मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लागू होता है, कोई भी अदर इंडिविजुअल अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हो आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ये प्रोसीडिंग्स कहां होगी? किसी जुडिशरी में नहीं होगी, ये लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ही होंगी। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए, पार्लियामेंट को गुमराह किया है, लोकसभा को गुमराह किया है, एज अ मिनिस्टर भी अगर आपके सामने पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंटली आईटी मिनिस्टर के अगेंस्ट ये डिस्कशन हो रहा है कि आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज मोशन लेके आए पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा था कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं, और अब खबरें ये आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों ने ये कहा है कि उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर भारत सरकार ने इजराइल से खरीदा था, 2 लाख करोड़ की डील हुई थी। तो इसका मतलब कि उन्होंने झूठ बोला था पार्लियामेंट में, ऐसा एलिगेशन उन पे लग रहा है। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो वो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। कलेक्टिवली पूरी पार्लियामेंट से झूठ बोलना, उनको डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स देना, दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है स्पीकर और चेयरमैन, तो उसके खिलाफ फिर कार्यवाही की जा सकती है। तो ये होता है प्रिविलेज मोशन। एंड दिस रिसेंटली, अब कई प्रिविलेज मोशन कई एमपीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आईटी मिनिस्टर के अगेंस्ट लगाया गया, यहां पे राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में, उनके अगेंस्ट भी लगाया। ठीक है, ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि वी शुड हैव पनिश हिम। तो ये चीजें तो हम चलती रहेगी। ये आपको पता चल गया कि प्रिविलेज क्या होता है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है। बस मेरा यही पर्पस था। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। नाम से पता लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है या पूरे हाउस का, सदन का ध्यान आकर्षित करना है, तो आप कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आ सकते हो। कॉलिंग अटेंशन मोशन जब आएगा तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर चेयरमैन। तो किसी भी मोशन को एडमिट करना या ना करना ये स्पीकर या चेयरमैन के हाथ में होता है, मना भी कर सकता है वो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ इफ दे कॉल अटेंशन टू द मिनिस्टर बट देयर विल बी नो डिबेट ऑन दैट। ठीक है, और ये इंडिया की इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है। और कॉलिंग अटेंशन मोशन के जब आप एडमिट करोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक पे, रैंडम टॉपिक पे, वो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उसकी, उस टॉपिक की। तो रूल्स और प्रोसीजर पूरा डिफाइंड है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन के टॉपिक्स बहुत ही डिफाइंड, क्लियर कट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि देश में चल रही महंगाई के ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, नहीं, कोई स्पेसिफिक इशू होना चाहिए तभी। तो अब कॉलिंग अटेंशन मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं होती। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर मोशन पे वोटिंग नहीं होती, लेकिन हर रेजोल्यूशन पे वोटिंग होती है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जब आपने ले आया, आपने मंत्री से कुछ बोला कि इसके ऊपर कुछ बयान दे, उसके ऊपर वोटिंग नहीं करते, बस वो वहीं खत्म हो जाता है। तो वो है कॉलिंग अटेंशन मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन होता है कि लोकसभा में काम चल रहा है कोई, यानी किसी बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, कोई और इशू के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, और आप वो सारे काम धाम बंद करवा के, उसको एडजर्न करवा के किसी इशू पे डिस्कशन करना चाहते हो, इसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता। ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। आगे आने वाले कुछ मोशन हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें सिर्फ लोकसभा में उनको पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो सबसे पहला है एडजर्नमेंट। अब दिस इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट इज जस्ट लाइक अ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेंसर मतलब क्या होता है? सेंसर होता है गवर्नमेंट को चेक में रखने के लिए, मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को चेक में रखने के लिए। पहला प्रिंसिपल एडजर्नमेंट मोशन।
तो आप सिर्फ लोकसभा में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन पेश कर सकते हो। और अगर एडजर्नमेंट मोशन आपने लेके आना है तो आपको अपने साथ 50 मेंबर के साइन चाहिए उसके ऊपर। आप अकेले एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेके आ सकते। रीजन इसलिए क्योंकि आप बाकी के सारा जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल सेट हुआ है, उसको डिस्टर्ब करोगे और कम से कम 2.5 घंटे तक आपको इसके ऊपर डिबेट करनी पड़ेगी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट इशू होना चाहिए कि ये नहीं कि 5 मिनट पे बात कर ली उस पर, नहीं, 2.5 आवर्स आपको डिस्कशन इस पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये 50 मेंबर्स के सिग्नेचर के बाद ही लोकसभा के अंदर ही आ सकता है। 2.5 घंटे तक आपको इस पे डिस्कशन फिर करनी पड़ेगी। तो ये एडजर्नमेंट मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप मिनिस्टर्स से सवाल पूछ सकते हो, कुछ कड़े सवाल, लेकिन इसके लिए 50 मेंबर्स का साइन जरूरी है। नाउ देयर इज अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड सेंश्योर। ठीक है, और सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनके बीच में लगभग कुछ सिमिलैरिटीज हैं और मेजर डिफरेंसेस भी हैं। सेंश्योर का मतलब है अगेन चेक रखना है गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर। सेंश्योर मोशन आप तब लेके आते हो जब आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने हैं, 60-70 जितने भी हैं, या 10-15 मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, या किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट आप इसको लेके आ सकते हो और स्पेसिफिक पॉलिसी एक्शंस के ऊपर आप उनसे सवाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से पता लगता है कि मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके अंदर कोई स्कैम चल रहा है, तो आप सीधा सीधा टारगेट कर सकते हो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है। तो आप मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट को कहोगे कि देखिए आपकी स्कीम के अंदर स्कैम चल रहा है, आप इसकी जवाबदेही करें। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर सवाल उठाने के लिए सेंश्योर मोशन लाया जा सकता है। और अगर ये सेंश्योर मोशन लाया जाएगा तो सिर्फ लोकसभा में ही, तो एडजर्नमेंट से ही हमने शुरू कर दिया था, ये लोकसभा में ही आएगा, एडजर्नमेंट भी लोकसभा में आएगा, सेंश्योर भी लोकसभा में आएगा, और अगला पढ़ेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम, वो भी लोकसभा में ही आएगा। तो मैंने कहा कि सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस भी है। आइए देखते हैं क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के प्रति, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर when we talk about the ministers of the country. Now, being members of parliament and being ministers, they have to be answerable to the Lok Sabha. ये आर्टिकल 75 कहता है। अब आंसरेबल का मतलब ये कि अगर लोकसभा चाहे, ये 543 मेंबर अगर चाहे, तो ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हटा सकती है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, इसके ऊपर वोटिंग होती है हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि मुझे सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने दिए गए वादे पूरे कर सकती है, वो परफॉर्म कर सकती है इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से, और गवर्नमेंट जो है वो फेल होने के कगार पे है। अगर मैं ये प्रूव कर पाता हूं, कैसे प्रूव करूंगा? अगर 543 में से मेरे को 272 से ज्यादा फेवर में आ जाते हैं नो कॉन्फिडेंस के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो 272 यानी 272 से ज्यादा फेवर में आ जाते हैं नो कॉन्फिडेंस के, तो इसका मतलब कि द पार्लियामेंट, द लोकसभा हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को बोल दिया जाता है पास हो गया, सरकार जो है वो गिर जाती है, मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाती है। तो अब या तो दोबारा नए सिरे से इलेक्शन होंगे, again the elections will be there, or some other party may come and say that हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन उस पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि हमारे पास 272 से ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सेंश्योर मोशन से के जैसा ही है, क्योंकि इसमें आपको 50 मेंबर्स चाहिए एडमिट करवाने के लिए, इसमें भी आप मिनिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यहां आपको नजर आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हम लेके आते हैं
लोकसभा में, तो हमें कोई रीजन नहीं देना पड़ता, कोई कारण नहीं देना पड़ता क्यों लेके आ रहे हैं। लेकिन सेंसर मोशन जब लेके आते हैं तो हमें कारण के साथ, जैसे मैंने आपको मनरेगा स्कीम के स्कैम वाला एग्जांपल बताया, उसमें रीजन देना पड़ता है, इसमें रीजन नहीं देना पड़ता है। सेंसर मोशन में आप मिनिस्टर इंडिविजुअल को भी चुन सकते हो कि एक मिनिस्टर के खिलाफ आ रहा है या 3 मिनिस्टर के खिलाफ आ रहा है या पूरी काउंसिल के खिलाफ, आपकी चॉइस। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि सभी के सभी मिनिस्टर्स पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इकट्ठे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थर्ड, इसको आप स्पेसिफिकली पॉलिसीज के अगेंस्ट लेके आते हो, स्पेसिफिक पॉलिसीज, यानी जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है मनरेगा में स्कैम। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हो कि लोकसभा में इतने लोग वोट देने वाले हैं, 543 में से मेंबर्स हैं जो सरकार के समर्थन में है या नहीं। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है लोकसभा में तो सरकार गिरती नहीं है, मिनिस्टर्स को रिजाइन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार जो है गिर जाती है, मिनिस्ट्री जो है डिसॉल्व हो जाती है और एवरीवन, प्राइम मिनिस्टर से लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी को रिजाइन करना पड़ता है और नई सरकार बनने के चांसेस आ जाते हैं या नई सरकार ही बन जाएगी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। तो ये डिफरेंसेस आपने देख लिए। आखिरी टाइप का जो हम देखना है कि आखिरी टाइप का मोशन क्या है, दैट इज क्लोजर। क्लोजर यानी कि जब मैंने किसी बिल के टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए मैं किसी बिल को एक्ट बनाने वाला हूं, कानून बनाने वाला हूं, उसके ऊपर मेरी डिस्कशन चल रही है, या किसी और इशू के ऊपर डिस्कशन चल रही है, कोई और डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रही है, तो मैं उसे बंद करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड क्लोजर मोशन। और क्लोजर या एंड मैं 4 तरीके से कर सकता हूं। वन इज कॉल्ड सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर का मतलब है कि मैंने, हाँ जी, ये रेजोल्यूशन था, ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, पूरी लोकसभा ने पढ़ लिया है, अब इसको डिस्कशन को क्लोज कर दो, दैट इज सिंपल क्लोजर। सेकंड इज कंपार्टमेंट क्लोजर। कंपार्टमेंट क्लोजर या क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है कि आप एक एक टॉपिक उठाते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक कानून है, उसके अंदर सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो आप क्या करते हो, सेक्शन 1 क्लोजर मोशन पास, यस, सेक्शन 2 क्लोजर मोशन पास, यस। तो एक एक सेक्शन करते हुए वो कानून पास हो जाता है और एंड में पूरा कानून पास हो जाएगा, दैट इज कंपार्टमेंट। थर्ड वन इज कैंगेरू क्लोजर। कैंगेरू क्लोजर का मतलब है कि आप कई टॉपिक्स जो है उसके ऊपर डिबेट नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, आप जंप कर देते हो, स्किप कर देते हो। तो लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट, यानी कि जो मेन पार्ट है उसके ऊपर स्किप करते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। तो जो बड़े बड़े बिल होते हैं, बड़े बड़े कानून होते हैं, अब हर एक क्लॉज को नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक कानून पास होने में सालों लग जाएंगे, इसलिए कैंगरू क्लोजर। और आखिरी फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है, गिलोटीन ये साहब जो मशीन ऐसे ऐसे इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज्ड फॉर बीहेडिंग, गर्दन काटने के लिए ये इस्तेमाल होता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये बहुत इस्तेमाल होता था फ्रांस के अंदर। तो गिलोटीन का मतलब है कि फटाफट से, एब्रप्टली, विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन, आप किसी भी मोशन को क्लोजर कर दो और उसको पास करने के लिए, वोटिंग के लिए लेके आ जाओ। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स पे गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाया, सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाया, मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो पार्लियामेंट के अंदर गिलोटीन क्लोजर कर देता है किसी भी बिल की डिस्कशन को, फटाफट से कह देता है कि हाँ जी, गिलोटीन में इसको पास कर दो, स्टॉप द डिस्कशन राइट नाउ एंड स्टार्ट वोटिंग ऑन दिस टॉपिक विदाउट प्रायर डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड गिलोटीन। तो 4 तरीके से क्लोजर करवाया जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो में से जो मैंने टर्म्स बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।